जी दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और अभी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी के इस वीडियो में मैं खास तौर पर बताने वाला हूं सीजी बीएड डीएलएड में काउंसलिंग को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें ऐसे विद्यार्थी जिनको केवल 30 और 35 नंबर आए हुए हैं, अब उनको 100% सीट कैसे मिल सकता है, जो मेरिट लिस्ट 2 का समीकरण है वह किस प्रकार से होने वाला है, तथा यदि आपको कॉलेज चाहिए तो आपको कौन से काम करने पड़ेंगे, क्या आपको करना चाहिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच लेकर के आया हूं। तो आज मैं उन्हीं के लिए बात करने वाला हूं जो मुख्यतः बीएड पाठ्यक्रम को लेकर के है, और डीएलएड के बारे में भी हल्का जानकारी दूंगा, लेकिन बीएड को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा क्योंकि बीएड में डीएलएड की तुलना में कम कंपटीशन है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो पहला काउंसलिंग है, प्रथम चरण का प्रथम काउंसलिंग, वो अभी जारी है और 24 तारीख इसका अंतिम तिथि है, अर्थात कल इसका अंतिम तिथि है। और अंतिम तिथि हो जाने के बाद 25 तारीख को कॉलेज में कितने सीट रिक्त है, कौन कौन से कॉलेज में, इसकी सूची आपको देखने को मिलेगी, तथा 26 सितंबर 2024 एवं 27 सितंबर 2024 को आपके लिए लिस्ट भी आ जाने वाला है। तब आपको 25 तारीख को क्या काम करना है इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। चलिए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए जो काउंसलिंग हो रहा है वह 2 चरणों में हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएलएड पाठ्यक्रम को लेकर के। आप यहाँ पर थोड़ा सर्वर रखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो। देखिए, जो डीएलएड कोर्स है, डीएलएड पाठ्यक्रम में काउंसलिंग कितने चरण में हो रही है? 2 चरण में हो रही है। इसी पर पूरा गणित टिका हुआ है। यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यही आपको अमल करने की आवश्यकता है। देखिए, एक तो हो रहा है प्रथम चरण और द्वितीय चरण। जो काउंसलिंग होगा वह 2 चरण में होगी और प्रत्येक चरण में कितने बार मेरिट सूची आएगी? 2 बार मेरिट सूची आएगी। पहली मेरिट सूची और इसमें भी द्वितीय मेरिट सूची। तो फिलहाल अभी प्रथम चरण का काउंसलिंग जारी है, तो अभी प्रथम चरण पर ही बात करते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो अभी प्रथम चरण का जो काउंसलिंग है डीएड एवं बीएड दोनों के लिए, मैं विशेष तौर पर बीएड के लिए बात करता हूं क्योंकि बीएड में डीएलएड के लिए कंपटीशन कम है और बीएड के लिए थोड़ा ठीक से एनालिसिस करके इस वीडियो में आपको जानकारी देने के लिए आया हुआ हूं। देखिए, जैसा कि मैंने कटअप बताया था, लगभग लगभग ओबीसी वाले स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नंबर यहाँ पर कम था। लगभग लगभग यदि एवरेजन कटअप की बात की जाए तो 38 से 40 नंबर ओबीसी में कटअप देखने को मिला है बीएड कॉलेज को लेकर के। ठीक इसी प्रकार से यदि बात की जाए एससी में आपको देखने को मिला है 34 से 36 नंबर प्राप्त विद्यार्थी को भी यहाँ पर, यह औसतन कटअप बता रहा हूँ, किसी कॉलेज को लेकर के नहीं बता रहा हूँ। जैसा कि आप अगर मेरिट लिस्ट में आपने देखा है, पहले मेरिट सूची जारी हुआ था, उसमें 33 नंबर, 32 नंबर, कई कई कॉलेज में 38 नंबर वाले को भी सीट मिल चुका था एससी वालों में। इसी प्रकार से एसटी वर्ग की बात की जाए तो एसटी वर्ग में भी आपको 30 नंबर वाले बहुत सारे स्टूडेंट को भी, खासकर जो फीमेल थे, उनको सीटें देखने को मिल चुका था, अर्थात उनको सीट अलॉट हो चुका था। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण गणित है वह यहाँ पर आपको समझना है। जो आपको अब देखिए 24 तारीख होने तक का तो पहले आपको इंतजार करना ही होगा। उसके बाद 25 तारीख को आपको क्या करना है आपस में आपको बताने वाला हूँ। 25 तारीख को आपको रिक्त सीटों की जानकारी मिलेगी। जब आप एससीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कौन कौन से कॉलेज में कितने कितने सीटें रिक्त है इसके बारे में आपको डिटेल से एक पीडीएफ मिलेगा। उस पर भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा 25 तारीख को। फिलहाल अभी आप समझिए, जब 25 तारीख को कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें रिक्त है वह आएगी, तब ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम चरण में काउंसलिंग में शामिल हुआ है, अब देखिए ऐसे विद्यार्थी कौन इसके लिए पात्र होंगे, इसको भी आप ठीक तरीके से समझिएगा। देखिए, डीएलएड में जो विद्यार्थी अभी तक काउंसलिंग के लिए प्रथम चरण का जो काउंसलिंग था, यदि इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फार्म भरा था लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं आया है, या ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका नाम लिस्ट में नाम आया था और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और आगे दूसरा कॉलेज लेने की वह चाह रखते हैं, तब उनको क्या करना है, कैसे करना है, यह आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यह उनके लिए भी खास होने वाला है जिनका नाम लिस्ट में आया था और उनके लिए भी जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया था। अब देखिए, यहाँ पर आपको कौन सी गलती नहीं करना है और कौन सा काम आपको करना है, जरूरी रूप से यह आपको मैं बताने वाला हूँ। अब पहले बात करते हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ था। जी देखिए, कई लोग 2 नंबर 3 नंबर से चूक गए थे, तो इस बार बीएड में ओबीसी का कटअप लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगा। जिनका नंबर ओबीसी में 33 नंबर से लेकर के 35 वगैरह नंबर है, उनका नाम लिस्ट में देखने को मिलेगा प्रथम चरण की द्वितीय सूची, जो कि आने वाली है 26 तारीख को। और 25 तारीख को आपको कितने कॉलेज रिक्त हैं इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए, अब क्या करना है, आपको कॉलेज देखना है 25 तारीख को कौन कौन से कॉलेज में कितने सीटें रिक्त है।
और दूसरी बात यह होनी चाहिए कि आपने प्रथम चरण के जो ऑनलाइन आवेदन हुआ था, जिसकी अंतिम तिथि संभवतः यहाँ पर जब आप देखने के लिए जाएंगे, मैं हल्का भूल रहा हूँ, 18 सितंबर 2000 नहीं, माफ़ी चाहूँगा, 11 सितंबर 2024 थी। जिन भी छात्रों ने 5 सितंबर 2024 से लेकर के 11 सितंबर 2024 के बीच में ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल हुए थे और उनका नाम लिस्ट में नहीं आया था, तो उनको अब क्या करना है? सबसे पहले वे कॉलेज 25 तारीख को SCRT की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे। हालांकि उसका PDF मैं कौन कॉलेज में कितना सीट रिक्त है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले उसको ज्वाइन कीजिएगा। तो 25 तारीख को लिस्ट अब आ गया कॉलेज का, कौन कौन से कॉलेज में कितना सीटें रिक्त है। यह ठीक है। अब आप देखेंगे कि कौन कौन से कॉलेज में कितना सीटें रिक्त है। इससे पहले जब आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म भरा था कॉलेज लेने के लिए, सबसे पहले बात करता हूँ जिनका नंबर कम था। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण से समझाता हूँ, उदाहरण से आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि आप वीडियो स्किप कीजिएगा तो ठीक से आपको समझ नहीं आएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है राम, ठीक है, राम एक OBC कैंडिडेट है और यह क्या है, OBC मेल है। इसका डीएलएड माफी चाहूँगा बीएड में कितना नंबर आया हुआ था, मान लेते हैं इसका नंबर आया हुआ था 34 नंबर। अब इसने कौन सा कॉलेज सेलेक्ट किया था? प्रेफरेंस नंबर 1 में कॉलेज A, प्रेफरेंस नंबर 2 में इसे सेलेक्ट किया था कॉलेज नंबर B, प्रेफरेंस नंबर 3 में इसने सेलेक्ट किया था कॉलेज नंबर C, ठीक है। अब इसका 34 नंबर था, इसका किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आया। राम जो OBC लड़का है, आप जिस भी कैटेगरी से होंगे आप अपना आकलन करेंगे। मैं OBC कैटेगरी को मेल कैंडिडेट लेकर के उदाहरण से समझाता हूं, तथा अन्य वर्ग पर भी थोड़ा बात करूंगा और साथ ही डीएलएड पाठ्यक्रम पर भी बात करूंगा कि उसमें कटअप क्या जा सकता है। देखिए, ABC मान लीजिए राम ने प्रेफरेंस नंबर A में सेलेक्ट किया कॉलेज A को, 2 में B को और कॉलेज C को प्रेफरेंस नंबर 3 में, लेकिन इसका नाम कहीं भी किसी भी जगह देखने को हमें नहीं मिला। तब अब राम को क्या करना चाहिए कि इसका नाम जो प्रथम चरण की जो द्वितीय मेरिट सूची है उसमें इसका नाम आना चाहिए। तो देखिए, यदि राम यहाँ पर कुछ नहीं करता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं वे कुछ नहीं करते हैं, बस द्वितीय सूची का इंतजार करते हैं, बस ऐसी खाली हाथ पे हाथ बैठे हुए, और उनका नाम द्वितीय सूची में भी देखने को नहीं मिलता है, तब किसी स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक और चालान पटाना है। कितने रुपए का? लगभग 300 रुपये होगा। बीएड वाले हैं तो या 250 रुपये होगा, 250 से लगभग 350 के बीच ही होगा, ज़्यादा का चालान नहीं होगा। 250 से 350 के भी आसपास होगा, या हो सकता है 250 हो या 300 हो या 350 हो, दोनों पाठ्यक्रम के लिए अलग अलग है। यह नियम बीएड के लिए भी लागू है और डीएलएड के लिए भी लागू है, लेकिन जो चालान है वह अलग अलग होगा। अब आपको 25 तारीख को सबसे पहले तो अपना जो राम है यह देख रहा है कि इसको कॉलेज A में भी नहीं मिला, B में भी नहीं मिला, कॉलेज C में भी नहीं मिला। अब क्या करेगा राम? सबसे पहले 25 तारीख को देखेगा कि उसको तो पहले नंबर पे कॉलेज A ही चाहिए, उसके बाद B चाहिए, उसके बाद C चाहिए। तो राम सबसे पहले चेक करेगा कि उसने जिस भी कॉलेज का प्रेफरेंस किया था, अर्थात कॉलेज A चाहिए, उसको प्राथमिकता नंबर A में रखा था, तो क्या प्राथमिकता नंबर A वाले कॉलेज में कुछ सीटें रिक्त है OBC के लिए या नहीं है। तो उसने PDF में यदि OBC के लिए रिक्त सीट नहीं है, तब की स्थिति में क्या करना पड़ेगा? राम को इसे डिलीट करना पड़ेगा, प्राथमिकता में फिर से परिवर्तन करना होगा। तो प्राथमिकता में परिवर्तन कैसे होगा इस पर भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, डिटेल से समझिएगा। इसी प्रकार से राम कॉलेज B को देखता है, जो दूसरे नंबर पर उसने चयन किया था। कॉलेज B में भी कितना सीट है OBC के लिए? मान लीजिए मात्र 2 सीट ही खाली है। राम वहाँ देखता है कॉलेज B है, वहाँ भी 2 सीट खाली है। अब राम को लगता है कि अरे केवल 2 ही सीट खाली है, वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। फिर राम क्या करता है? कॉलेज C की तरफ रुख करता है। कॉलेज C में देखता है तो OBC के लिए 5 सीट रिक्त है कॉलेज C में। अब राम को एहसास होता है कि कॉलेज जो C है उसमें तो 5 सीटें रिक्त है, यहाँ कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा है। कॉलेज 2 है, यहाँ कोई गारंटी नहीं है, और कॉलेज A में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि OBC में जितना भी नंबर था वह खत्म हो चुका है और इसका नंबर केवल 34 है, तो इसको तो जनरल कोटे से सीट अलॉट होगा नहीं। तो इसको जो सीट अलॉट होगा वह OBC कैटेगरी से ही अलॉट होने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे एक एक चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। अब जो है राम क्या करता है, इसने जो 25 तारीख को जो वेबसाइट पर सीट अपलोड हुआ वहाँ देख लिया कि कॉलेज C में कितना सीट रिक्त है। OBC के लिए 5 सीट रिक्त है। जैसे जो भी विद्यार्थी जनरल से होंगे या जो विद्यार्थी SC से होंगे या जो ST से होंगे, सभी इस प्रकार से आप चेक करेंगे, अपने प्राथमिकता क्रम को भी लेकर के और अपने कॉलेज प्रेफरेंस को भी लेकर के। तो चलिए, जैसे कि राम ने देखा कि C5 में कॉलेज जो C है वहाँ 5 सीटें रिक्त है। अब राम को देखिए कॉलेज चाहिए, अब वो यहाँ पर ये करेगा कि नहीं मुझे A ही कॉलेज चाहिए, ऐसे करके वो बोलेगा तो इसको तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कॉलेज A फुल हो चुका है। वो अपना माथा भी पटक लेगा तो कॉलेज A में उसको सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ सीट
फुल हो चुका है। कॉलेज बी में देखेगा तो यहाँ रिस्क है भाई, क्योंकि केवल 2 सीट रिक्त है, तो यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसको भी लेकर के कोई गारंटी ही नहीं है। इसी प्रकार से कॉलेज सी में अभी मैं बताया कि यहाँ 5 सीटें रिक्त है, तो राम को थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अपने प्राथमिकता चयन के लिए। यदि आपको कॉलेज चाहिए तो थोड़ा बहुत तो आपको यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी कॉलेज को लेकर के, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है बीएड एवं डीएलएड दोनों में कि अब आपको मनचाहा कॉलेज मिलने के आसार बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि जिनका नंबर अधिक आया है वे तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जिनका कम नंबर आया हुआ है उनके लिए दिक्कतें बढ़ रही है। अब यदि आपको मनचाहा कॉलेज ही चाहिए तो आप 1 साल का और वेट कीजिए और अच्छा से पेपर दीजिए, अच्छा से नंबर लाइए और मनचाहा कॉलेज लीजिए। फिलहाल अभी तक अब जो हो गया सो हो गया, जिनका कम नंबर आए हो उनको तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करेगा राम, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक समझते हैं। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे जो अधिसूचना जारी किया गया था, जो ऑनलाइन अधिसूचना है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख है, आपको सबूत के साथ मैं क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे नोटिफिकेशन वाले पेज में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 25 तारीख को आपको स्टूडेंट लॉगिन में जाना है, जो SCERT का डैशबोर्ड है। चलिए आपको मैं सीधे वहीं लेकर के चलता हूँ आपको, ताकि बातें समझ अच्छी तरीके से आ जाए। जैसे कि मैं आप देख सकते हैं SCERT की वेबसाइट पर यदि मैं जाता हूँ तो आपको स्टूडेंट लॉगिन पर जाना है। जैसे कि मैं मान लीजिए बीएड के लिए अभी बता रहा हूँ, तो बीएड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, डीएलएड वाले होंगे तो डीएलएड पर क्लिक करेंगे। बीएड में यहाँ पास ऑप्शन क्लिक करता हूँ, यही है आपको लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पास वैकेंट कॉलेज सीट का देखने को मिलेगा। यहाँ पास लेटेस्ट न्यूज़ में कल 25 तारीख को परसों अर्थात देखने को मिल जाएगा कौन से कॉलेज में कितना सीट है, या तो हो सकता है यहाँ ऊपर में आपको देखने को मिल सके। अब आपको यहाँ पास एप्लीकेंट लॉगिन में जाना है। एप्लीकेंट लॉगिन में जब आप जाएंगे तब आपको वहाँ पास चेंज कॉलेज प्रेफरेंस का एक ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल अभी तो वह ऑप्शन आया हुआ नहीं है, जब आएगा तो मैं किसी का आईडी पासवर्ड ले करके आपको वहाँ पास डिटेल से समझा दूंगा। तो अब तब आपको यहाँ पास जाना होगा। अब देखिए बातों को समझते हैं। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको जो भी, अब राम को क्या करना है यहाँ पर पहले समझिए। राम को सी को, जो सी वाला कॉलेज है, इसको प्रेफरेंस नंबर 1 देना होगा, तभी इसको कॉलेज मिलेगा। क्योंकि अभी तक देखिए राम का यदि कुछ नहीं करेगा तो वह तो निःशुल्क रूप से शामिल हो जाएगा अगले चरण में। प्रथम चरण का जो प्रथम मेरिट सूची है वह जारी हो चुका है। द्वितीय सूची कब आएगा भाई, समझिएगा 26 तारीख को देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अब यदि आप हाथ में हाथ धर बैठे रहेंगे तो आप अगले चरण में प्रवेश तो हो जाएंगे, लेकिन वहाँ भी आपका जो कॉलेज प्राथमिकता है वह भी मैटर करेगा। कैसे मैटर करेगा, क्योंकि अभी तक आपका कॉलेज प्रेफरेंस एक ही नंबर 1 पर है, बी जो है नंबर 2 पर है और सी जो है नंबर 3 पर है। तो कॉलेज प्राथमिकता आपने यहाँ पर चेंज नहीं की है। तो अब जो है राम देख लेता है कि कॉलेज सी में 5 सीटें रिक्त है, तब राम को कॉलेज सी को प्राथमिकता नंबर 1 पर रखना होगा। उसके बाद कॉलेज बी को प्राथमिकता नंबर 2 पे रखेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है भाई, सीटें क्या है, 2 है, कम है, इसीलिए उसको प्राथमिकता नंबर 2 पे रखेगा। और रिस्क लेना चाहता है तो बी को भी प्राथमिकता नंबर 1 पर रख सकता है, क्योंकि कॉलेज को आप जैसा प्राथमिकता देंगे सीट उसी प्रकार से ही अलॉट होता है। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है कि कॉलेज प्रेफरेंस कितना महत्वपूर्ण है, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, आप उसको भी ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अब चलिए यहाँ पर सब कॉलेज सी को, कॉलेज ए को चयन करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, तो आप जैसे भी कोई भी कॉलेज होगा, जैसे कि मान लेते हैं प्रेफरेंस नंबर 3 में मैं मान लेता हूँ कॉलेज डी पर कोई सीटें रिक्त था, तो कॉलेज डी को मैं चयन कर लूँगा। ये देखिए यह किसके लिए लागू होगा, जिन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा है काउंसलिंग 1 में, और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको थोड़ा और इंतजार करना है चरण 2 के लिए। तब की स्थिति में क्या करेगा, आपको कॉलेज प्रेफरेंस में इस तरीके से बदलाव करने होंगे। अब बदलाव करने के लिए देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है उसी समय, तब आपको यहाँ पर करना होगा। देखिए यदि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर यह जो है तो ढूंढ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आप वेट करेंगे। चलिए जैसा आप देख पा रहे हैं 6.3 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है अगले चरण में प्रक्रिया के संबंध में। तो देखिए प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फॉर्म आप जमा किए जाएंगे। ठीक है, बात सही है, आप एक बार ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज प्रेफरेंस आप चेंज कर सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से 3 में लिखा है। देखिए जिन अभ्यर्थियों का चयन किसी प्रथम चरण में नहीं हुआ है और वे यदि दिए गए महाविद्यालय के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उनके आवेदन का निःशुल्क दूसरे
दूसरे यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं, दूसरे चरण में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हुए अपने लॉगिन में जाकर पुनः शुल्क भुगतान कर विकल्प फार्म में अपना विकल्प बदल सकते हैं। 3 नंबर में लिखा हुआ है। यदि आप विकल्प नहीं बदलेंगे तो आपका जैसा ही प्रेफरेंस था वैसे ही आगे कर दिया जाएगा, लेकिन आपको सीट मिलने वाला नहीं है। इससे बेटर यही है कि आप यहाँ पर शुल्क का भुगतान कीजिए और 300 रुपये आप जुआ खेलिए यदि आपको कॉलेज चाहिए तो, और आप अगले चरण में शामिल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ पर सब आपको आना है और यहाँ पर अपने विकल्प में आपको क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना ही पड़ेगा। कॉलेज में कौन से कॉलेज में कितना सीट रिक्त है उसको देख करके। इस पर रिलेटेड मैं 25 तारीख को और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी तक इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। 25 तारीख को आने वाली वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी जानकारी के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।